नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंच चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ने उनका स्वागत किया। लोक भवन में एनडीए की बैठक में द्रौपदी मुर्मू हिस्सा लेने वाली हैं। भाजपा और उनके सहयोगी दलों के साथ में बैठक करेंगी। सभी विधायकों से समर्थन की अपील। मांग द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में सीएम आवास पर रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ का रुख किया है द्रौपदी मुर्मू ने। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं और इस दौरान बीजेपी और बीजेपी की जो तमाम सहयोगी दल हैं उनसे मुलाकात करेंगी और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर शाम को रात्रि भोज कार्यक्रम में भी शरीक होंगी। आपको बता दें कि कल विपक्ष के जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो लखनऊ पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मुलाकात करी थी अखिलेश यादव से। हालांकि राजभर आज इसी मसले को लेकर के खफा नजर आए हैं। मऊ में उन्होंने बयान भी दिया है कि लगता है सपा को हमारे मतदान की जरूरत नहीं है राष्ट्रपति चुनाव में। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष को देखें, सत्ता पक्ष की जो एनडीए की उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू, वो लखनऊ पहुंच चुकी हैं। फूल के साथ उनका स्वागत। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और तमाम अन्य दिग्गज भी मौजूद रहे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? आपके पीछे मैं कुछ पोस्टर्स देख पा रही हूं जिसपे साफ तौर पर स्वागतम द्रौपदी मुर्मू लिखा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी और तमाम जो सहयोगी संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि पूरा एनडीए खेमा मुलाकात करेगा द्रौपदी मुर्मू से और बातचीत भी होगी, समर्थन की अपील भी द्रौपदी मुर्मू करती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, ताज़ा आपको अपडेट दे दें कि द्रौपदी मुर्मू का विमान एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है और वो एयरपोर्ट से बाहर आ चुकी हैं। माना ये भी जा रहा है कि 20 से 25 मिनट बाद वो इसी जो नैमिषारण्य जो गेस्ट हाउस है यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुलिस है उसने यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं उनके साथ। और यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे कि गेट के पास यहाँ पर स्वागत के लिए आदिवासी समुदाय के कुछ लोग हैं और इसके अलावा जो और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर स्वागत के लिए नृत्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे परंपरागत गीत गाकर यहाँ पर कुछ आयोजन रखा जाएगा। कुछ तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहा होगा। ये पूरा इंतजाम गेस्ट हाउस में रखा गया है। माना जा रहा है कि आधा घंटा करीब वो यहाँ पर देने के बाद यहाँ से निकलेंगी, जिसके बाद वो लोक भवन पहुंचेंगी। लोक भवन में उनका जो एनडीए के जो घटक दल है उनके साथ सहयोगी दल है उनसे वो बातचीत करेंगी और शाम को मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक भी मानी जा रही है, इसी की वजह से रखी गई है, जिसमें जो सहयोगी दल है, जो संजय निषाद हैं, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल हैं, वो सहयोगी दल भी उस बैठक का हिस्सा बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं वो सहयोग मांगने आ रही हैं। भले ही एनडीए के जो साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहले ही कह चुके हों, औपचारिक ऐलान कर चुके हों, लेकिन एक परंपरा के तौर पर आज द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुंच रही हैं। भव्य स्वागत का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि फिर देखिए नाच गाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। लोग नृत्य कर रहे हैं। ये काफी दूर दूर से आए हैं, कई अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं जो यहाँ पर आज उनके स्वागत के लिए इस गेस्ट हाउस का हिस्सा बने हुए हैं। इसी गेस्ट हाउस में वो कुछ देर बाद पहुंचने वाली हैं और यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ाई हुई है। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि आधे घंटे बाद इसी गेस्ट हाउस में द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। बिल्कुल, इसी गेस्ट हाउस में द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर के बाद मौजूद रहेंगी। तमाम दर्शकों ने तस्वीरें देखी। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। लगातार खबर में फॉलोअप बनाए रखिए। तो तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो मुलाकात करने वाले हैं बीजेपी के साथ में, जिनका अलायंस है वो मुलाकात करेंगे। हालांकि इस बात का ऐलान पहले ही हो चुका है कि जो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो पूरा समर्थन देने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव में। हालांकि इस बात की एक तरीके की औपचारिकता होती है जिसे निभाना पड़ता है और उसी औपचारिकता के लिए द्रौपदी मुर्मू आज राजधानी लखनऊ का रुख कर रही हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। हैदराबाद की तेलंगाना में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए फैसले उत्तर प्रदेश में अमल किए जाएंगे। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव में हारे हुए बूथों को कैसे आगामी चुनाव में जीता जाए, इस पर भी मंथन हुआ है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने बताया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी को बताया गया है कि आगे कठिन परिश्रम करके पार्टी को मजबूत करना है। आज हम लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक थी और उसमें सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है कि हम लोग और संगठन और पार्टी को कैसे मजबूत करें। अभी इस कार्यक्रम के बाद में पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी, लेकिन अभी हमारा आगे चुनाव आने वाला है। उन सारे चीज़ों को लेके एक भाजपा को और कैसे मजबूती मिले, उसी विषय पर चर्चा। भाग्यनगर तेलंगाना में जो अपने प्रस्ताव पास हुए थे, केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव और जो 8 साल की आदरणीय मोदी जी का जो सपना था और आदरणीय मोदी जी का जो सोच बदली है समाज की, एक विकास की लहर हुई है और गरीब तो वह विकास पहुंचा है, सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है ईमानदारी के साथ। बैठक संपन्न हो गई है। बैठक का पूरा विवरण अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम आने के बाद से ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन में उनके सहयोगी रहे दलों की खटास बढ़ती जा रही है, यानी कि दरार बढ़ती जा रही है। ये मामला अब गठबंधन से बाहर होने के स्तर तक पहुंच गया है। महान दल की समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने के बाद अब बारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बीते दिनों अखिलेश यादव की टिप्पणी के बाद बड़ी रार गुरुवार को विपक्षी दलों के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लखनऊ दौरे पर सामने आई। दरअसल यशवंत सिन्हा अखिलेश यादव से मुलाकात करने लखनऊ आए हुए थे। सपा कार्यालय पर बैठक हुई। अखिलेश ने जयंत चौधरी को बुलाया, लेकिन राजभर को न्योता नहीं दिया गया। ऐसे में गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक में सुभाषपा को न बुलाए जाने से राजभर काफी नाराज हैं। तो वहीं अखिलेश से नाराज और तिलमिलाए राजभर ने आज अपने संगठन की आपातकालीन बैठक बुलाई। हालांकि उन्होंने कहा कि यह बैठक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर की गई है, इसमें गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सपा से गठबंधन निभाना चाहते हैं, लेकिन हमारी अनदेखी हो रही है। उन्होंने कहा कि बैठक में मुझे ही नहीं, शिवपाल चाचा को भी नहीं बुलाया गया। लगता है अखिलेश को हमारे वोट की जरूरत ही नहीं है। राजभर ने कहा कि आजमगढ़ चुनाव के दौरान सुभाषपा मैदान में थी, जबकि सपा एसी में मजे ले रही थी। जो सवाल आप हमसे करें, ये सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया से करिए। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं। जिसको निभाने के लिए भाई इलेक्शन में आपने देखा पूरी ताकत से हम लोग 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। कल आपको बुलाया क्यों नहीं गया? अब ये बात अखिलेश जी से पूछेगा क्यों नहीं बुलाया गया तो वही बता सकते हैं। शिवपाल चाचा से भी मैंने बात किया था कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बुलाया ही नहीं गया तो मैं क्या जाऊँ। हमने पूछा कि राष्ट्रपति चुनाव में कहा जब हमारे वोट की जरूरत नहीं है, जो न्योता देगा वहाँ जाएंगे। तो लगातार इग्नोर किया जा रहा है, तो अगला कदम क्या है आपका? अब 12 तारीख को पहले 18 को चुनाव जीत जाए तब बताइए। आजमगढ़ चुनाव में आप लोग डटे रहे, आपका कमांडर गायब था, ऐसा आरोप है आपका। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कमांडर डटा था, समाजवादी पार्टी का कमांडर गायब था। ये आरोप इसी का आनंद ले रहे थे क्या? अरे बिल्कुल, क्या कर रहे थे, मजे नहीं ले रहे थे। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद और उसकी युवा शाखा बजरंग दल ने बड़ा ऐलान किया है। दोनों ही संगठनों ने साझा तौर पर कहा कि किसी भी हिंदू को अगर धमकी मिलती है तो संगठन उसके साथ खड़ा नजर आएगा। संगठन ने इसके लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अवध प्रांत के संगठन मंत्री राजेश सिंह ने बात करते हुए
कहा है कि हिंदू समाज को एक होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथ हिंदू समाज के लिए चिंता का विषय है। इस दौरान उन्होंने उदयपुर और अमरावती की घटनाओं का भी जिक्र किया और इन घटनाओं को खतरे की घंटी बताया। किसी मुसलमान के आका ने जब हमारे देवी देवताओं के अपमान में बातें कही तो उसका प्रतिकार किया, उन्होंने उसका उत्तर दिया कि भाई आपके यहाँ तो वैसे होता है। और इस बात को लेकर के पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो बौखला गए और तमाम लोगों ने तो उनका सर कलम करने की बात कही। हिंदू समाज ये सब बातें कब तक बर्दाश्त करेगा? इसीलिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विचार किया है कि अब इन बातों को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा, बजरंग दल को बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए और उदयपुर की घटना को जिसने अंजाम दिया और वो जिन नेताओं के साथ खड़ा नजर आया उनको भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हालांकि वो नेता बीजेपी के थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति हरित अधिग्रहण के ने प्रदूषण मानकों को पूरा न करने पर गाजियाबाद जिले के 4 अस्पतालों पर 63 लाख से ज्यादा रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद जांच कमेटी गठित की थी। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद अस्पतालों पर जुर्माना लगाया। सितंबर में एनजीटी इस पूरे मामले में अगली सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट 4 के कड़कड़ मॉडल में रहने वाले सुशील राघव ने जिले के 14 अस्पतालों के खिलाफ एनजीटी में बीते वर्ष याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने अस्पतालों पर एनओसी न लेने और कंसेंट टू एस्टैब्लिश का आरोप लगाया था, जिसके बाद एनजीटी ने कार्रवाई करते हुए 4 हॉस्पिटलों पर लगा 63 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही 10 अस्पतालों को नोटिस भी भेजा है। तेलंगाना के राज्यपाल आपको बता दें कि तमिलसाई सुंदर राजन रामनगरी अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि का दर्शन और पूजन किया। इस दौरान राज्यपाल अयोध्या में बने मद्रासी मंदिर से निकल गईं। श्री राम रथ यात्रा में सैकड़ों की तादाद में आए तेलंगाना के लोगों के साथ वो शामिल हुई थी। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने कहा कि आज रामलला का दर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने रामलला से प्रार्थना की है कि हम सब सुरक्षित रहें और जल्द ही कोरोना से देश को निजात मिल जाए। मैं सौभाग्यशाली हूं जो मुझे यहां आने का मौका मिला। The society which is serving the country, they are very good in trade, patriotism, and they have served the country for quite a long time, and they are serving, they are all religious, they respect the religious sentiment of this country, and they are much cultured, they respect the culture of the country, and I am very happy to attend the chariot festival. This chariot is done within 63 days at Tamil Nadu, and after 60 years this chariot is going to run in the streets of Ayodhya, and I'm really very happy. When this will be a message, then I pray God that people should be free of corona, and particularly Ayodhya attending this program, I very sentimentally I am very happy. तो वहीं आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष निलय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। निलय यादव ने कहा कि आज लोग महंगाई से त्रस्त हैं। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना लाई है, लेकिन गांव में चूल्हे फूके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रसोई गैस के बढ़ते दाम ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। के नाम पर लाखों अरबों खरबों रुपए उनके प्रचार प्रसार में खर्च किया गया। पूरे देश में पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री जी की 50/10 की बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई गई, जिसमें बताया गया कि हम इतने करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दिए, इतनी सब्सिडी हमने दे दी, हमने इतने लोगों को अब चूल्हों पर, इतनी माताओं बहनों को अब भूखे में खाना नहीं बनाना पड़ेगा, उन्हें तो गैस से भोजन मिलेगा। उस उज्ज्वला योजना की भी हकीकत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद सवीकुर रहमान बर्क अपने धमकी वाले बयान से अब पलट गए हैं। दरअसल उन्होंने
बकरीद से पहले जारी बिजली विभाग के चेकिंग अभियान को बीजेपी की साजिश और चेकिंग के नाम पर पैसा कमाया जा रहा है, ऐसा बताया है। और बर्क ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि बकरीद के मौके पर बिजली चेकिंग के नाम पर छेड़छाड़ कर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की गई तो अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बर्क की धमकी भरा बयान जब सामने आया तो यूपी में सियासी पारा हाई हो गया। इसके बाद शफीकुर रहमान बर्क ने बयान जारी करते हुए मुसलमानों से अपील की है कि ईद उल अजहा का त्योहार एहतियात से मनाएं, किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इनका चेकिंग करने का मकसद पैसा कमाना है, इनका मकसद कोई सुधार करना नहीं है। और 12 महीने थोड़ी चेकिंग होगा, 24 घंटे थोड़ी होगा। भाई आदमियों को फुर्सत लेने दो। और इस वक्त आ रही है बकरीद, इस वक्त ये छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, वरना कोई हालात बिगाड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं तो उसका बहरहाल अंजाम अच्छा नहीं होगा। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करते हैं। श्रावण कांवड़ मेले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। धर्मनगरी हरिद्वार में मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना काल के 2 साल बाद हो रहे कांवड़ मेले को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन कृत संकल्पित है। इस क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों की समीक्षा के लिए हरिद्वार पहुंचे हुए थे। वहीं सीसीआर में संबंधित विभागों की तैयारियों की समीक्षा भी उन्होंने की है, साथ ही अधीनस्थों को जरूरी हिदायतें भी दी। उन्होंने मेले से जुड़ी तैयारियां हर हाल में 10 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने दशेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करी और कांवड़ मेले की सफलता की भगवान भोले शंकर से कामना की है। कांवड़ मेले की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना काल के 2 साल बाद हो रहे कांवड़ मेले में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। सतपाल महाराज ने आगे बताया कि कांवड़ यात्रियों का जोरदार स्वागत किया जाएगा, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं रामनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ। मिली जानकारी के हिसाब से इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 10 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में एक लड़की गंभीर तौर पर घायल हो गई और 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। नदी में गिरी कार को ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इस गाड़ी में कुछ स्थानीय लोग भी शामिल थे। तो वहीं हादसे में जिंदा बची लड़की को रामनगर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मरने वालों की तादाद 8 लोग पंजाब के पटियाला के हैं। इसमें 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल रहीं, जबकि 2 महिलाएं रामनगर की बताई जा रही हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और एक को बचा लिया गया है। आपको बता दें कि देर रात इस इलाके में बारिश हुई थी, जिसके बाद पानी का बहाव तेज हो गया और सड़क के ऊपर से पानी गुजर रहा था। इन जगहों पर बीते दिनों में प्रशासन और सरकार ने पुल बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होने की वजह से एक और बड़ा हादसा सामने है। गाँव में यहाँ मैं पानी होते भाव आया, मैं यहाँ खड़ा था गाड़ी ले हुए, मैंने हाथ हिलाया, लाइटें मारी, डबल गाड़ी नहीं रोकी। फिर ज़्यादा उधर कार आते रही, पानी हाथ से पूरी गाड़ी बह गई। मेरे सामने वाली बात, हाथ से मेरे सामने वो आई वाला पूरा हुआ। अब मैं मना कर रहा हूँ, मैं हाथ ला रहा हूँ, मैंने सुबह 5 बजे टाइम पूरा। हालांकि इन्होंने जो बोला वो समझ में नहीं आया, लेकिन हादसा वाकई बहुत दुखद था। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग पर केंद्र सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार कर सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस कानून के लागू होने से मुस्लिम समाज को भी कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि इस कानून के लोग होने से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण जरूर लग सकती है। इस दौरान राज्य मंत्री ने मोदी सरकार के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। तो वहीं राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 11 जुलाई को उत्तराखंड का रुख करेंगी। राजधानी देहरादून पहुंच रही हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। इस संबंध में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी
मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 जुलाई को सुबह 10 बजे एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने वाली हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत बीजेपी के आला दिग्गज, विधायक, निर्दलीय और कुछ अन्य पार्टियों के विधानसभा सदस्य भी मौजूद रहेंगे। हमारे एनडीए की राष्ट्रपति के उम्मीदवार माननीय द्रौपदी मुर्मू जी 11 तारीख को देहरादून उनका आगमन हो रहा है और 10 बजे करीब वो एयरपोर्ट जॉली ग्रांट में लैंड करेंगी और वहाँ पर उनका भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।